अक्सर कहीं जाने के लिए लोग यहाँ आते हैं, गाते हुए, रोते हुए, थके और ऊबे हुए, कुछ खुद में डूबे हुए, कुछ मौज मस्ती में और कुछ बस्ती में। कभी कभी पैर भी पकड़वाते हैं, सभ्यता उनका कुछ नहीं उखाड़ पाती और वो अपनी झुग्गियों के साथ वहीं जमे रहते हैं, अंगद के पांव की तरह। नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम एजेंडा 2014 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नीतिगत सवाल, यानी भारतीय रेल की पीपीपी के मार्फत धन जुटाने की योजना की, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी। कुल मिलाकर के 12वीं योजना में भारतीय रेल ने इस मद में 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। 11वीं योजना में इस मद में उपलब्धि बहुत ही कम थी, लेकिन देखना यह है कि नई नीतियाँ और उदारीकरण के मार्फत भारतीय रेल जो नए प्रयास कर रही है वो कहाँ तक गति पाती है और उसकी तस्वीर किस तरह बदल सकती है। भारतीय रेल देश की लाइफलाइन। इस पर रोज 2.5 करोड़ मुसाफिरों और 1 अरब टन से अधिक माल की ढुलाई का बोझ है। मगर आज ये संकट में फंसी हुई है। हादसे, गंदगी, खराब यात्री सेवाएं फिलहाल इसकी पहचान है। ऐसा लगता है जैसे इसका कोई वारिस ही नहीं। The total management scheme of the railways needs to be looked at. Now, today neither the railway board nor the ministers are bound by anything. They can go and introduce anything they want, subject to certain formalities. But every other sector, your power sector, your telecom sector, every other sector has a national plan. There is no such plan for the railways. भारतीय रेल 17 क्षेत्रीय और 68 मंडलों में बटी है। रोज औसतन 19,710 ट्रेनें चलती हैं। इनमें 12,335 यात्री गाड़ियां हैं। गाड़ियां हर साल बढ़ रही हैं और साथ ही उनका घाटा भी, जो अब तकरीबन 25,000 करोड़ का हो गया है। रोजमर्रा का खर्च बढ़ा है, जिससे आमदनी का बड़ा हिस्सा उसे पूरा करने में ही चला जाता है। जाहिर है मौजूदा आमदनी से रेलवे की सूरत नहीं सुधर सकती। विस्तार और विकास करना है तो अतिरिक्त धन चाहिए, जबकि योजना आयोग इसकी बजट सहायता में लगातार कमी करता गया है। तो फिर रास्ता क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस में अगर आप कॉम्पैक्ट वर्क करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, और ख़ास करके इसको और भी अच्छा बनाने के लिए खैर रिसोर्सेस की तो आवश्यकता होती है। विदाउट रिसोर्सेस नोबडी कैन इम्प्रूव, दिस इज फैक्ट। रेलवे के लिए बजट सहायता में कटौती के कई खराब नतीजे होंगे। नई रेल परियोजनाओं को कम धन मिलेगा, विकास के सारे काम प्रभावित होंगे। 4,000 किलोमीटर की जगह सिर्फ 1,392 किलोमीटर ही रेल लाइन बनेगी। 7,653 किलोमीटर की जगह सिर्फ 4,633 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण हो सकेगा। बीती सदी में भारतीय रेल की कई उपलब्धियां रही। सबसे जटिल कोंकण रेल परियोजना साकार हुई। गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र नदियों पर इंजीनियरिंग का चमत्कार लगने वाले पुल बने। पूर्वोत्तर की कई अहम परियोजनाओं के बाद हाल में कश्मीर भी मुख्य धारा से जुड़ा। रेलवे जहां जाती है, लोगों में तरक्की की उम्मीद जगाती है। रेलवे में लंबित परियोजनाओं का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। नया रेल मंत्री आता है तो कुछ नई परियोजनाएं दे जाता है, और ऐसे में कोई ठोस प्राथमिकता न तय हो पाने के नाते तमाम परियोजनाएं 10-10 साल, 20-20 साल से लटकी हुई है। रेलवे के लिए विजन 2020 में करीब 25,000 किलोमीटर नई लाइनों के निर्माण का सपना देखा गया, लेकिन हकीकत यह है कि 12वीं योजना में रेलवे केवल 1,392 किलोमीटर नई लाइन बनाने की हालत में है।
इस समय देश में 347 परियोजनाएं लंबित हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए 1,78,216 करोड़ रुपए की दरकार होगी। क्या रेलवे इतने संसाधन जुटाने में सक्षम है? लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ये कि आखिर समस्या की जड़ कहां है। There are two fundamental challenges, three. एक तो ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे बोर्ड और उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना पड़ा है कि सब लोग अलग अलग अपनी तरह से काम करते हैं, सब मिलजुल के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम नहीं करते। सो ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज वो बहुत बड़ी चैलेंज है। सेकंड मेन इश्यू इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। यंग लोगों को लाना है, टेक्नोलॉजी वाले लोगों को लाना है, इंडिजिनस डेवलपमेंट करनी है, और बहुत सारे लोग हैं, थोड़े कम करने हैं लोग। और तीसरा है फंडिंग, कि कहां से ये पैसे लाएंगे, एंड दैट लीड्स इनटू प्राइवेटाइजेशन। संसाधनों की तंगी रेलवे के आधुनिकीकरण की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, तो निजी क्षेत्र को जोड़ने का सोचा गया, मगर चाहकर भी सरकारें निजी निवेश या पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। उसमें बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं जो रेलवे की तरफ से हैं, पॉलिटिकल हैं, प्राइवेट वालों की तरफ से हैं। देखो, पीपीपी प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आप एक प्राइवेट कंपनी को बोल रहे हैं कि आप अपने पैसे लाइए, इन्वेस्ट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, कुछ दिन उसको आप चलाइए और उसके बाद में आप हमें दे दीजिए। ठीक है, जो भी प्राइवेट कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, जब पैसे लगाएगी तो पैसे कमाना चाहेगी। जब पैसे कमाना चाहेगी तो वो अपनी वायबिलिटी देखते हैं। पीपीपी की राह में रुकावट रेलवे की मजबूत ट्रेड यूनियनें हैं। पीपीपी में जितने भी रेल मंत्री हैं, हर किसी ने कहा कि हम पीपीपी के माध्यम से ये योजनाओं को क्रियान्वयन कर देंगे और पीपीपी के माध्यम से इतना पैसा ले आएंगे। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि चूंकि पीपीपी के लिए रेलवे में कोई भी नहीं आएगा। रेलवे की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे कि वो जो इन्वेस्टर है उसको इस बात के लिए भरोसा दिला सके कि ये जो है वो जो पैसा लगा रहा है वो पैसा जो है वो डूब नहीं जाएगा, उसको कुछ रिटर्न मिलेगा जो अपेक्षा करता है। रेलवे निजी निवेश के लिए उन क्षेत्रों को ही खोल सकी जिन्हें वो गैर प्रमुख क्षेत्र मानती है। जाहिर है निजी कंपनियों ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं ली। World over, the PPP model has succeeded in the power sector, telecommunication sector and sectors of that type, because there the return can be collected quickly, whereas in the railways it is of a heavy nature. The investments are of a heavy nature, sunk investments are there, plenty of it, and returns will come only after a long while. जो पीपीपी के संबंध में रेल की अब तक की नीतियां रही हैं वो सही नहीं रही हैं। जो योजनाएं बननी चाहिए पीपीपी की योजनाएं, उनमें आप प्राइवेट इन्वेस्टर को भागीदार समझें, पार्टनर होना चाहिए। जो पीपीपी की योजनाएं हैं उनमें जो नीतियां बनी हैं वो लंबी समय की नहीं है। आज कुछ नीति होती है, कल को सरकार बदल जाती है, मंत्रियों की विचारधारा बदल जाती है या राजनीतिक विचारधारा बदल जाती है, आपकी नीति बदल जाती है। 12वीं योजना में योजना आयोग ने भारतीय रेल के लिए पीपीपी के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही यूनियनों के विरोध के बावजूद आधारभूत परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का फैसला भी हो गया। एलिवेटेड रेल कॉरिडोर मुंबई, हाई स्पीड ट्रेनों और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले इंजन और कोच बनाने के कारखानों में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई। लेकिन रेल परिचालन, टिकट बिक्री और रेल सुरक्षा को इससे दूर रखा गया है। 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने को कई क्षेत्र पीपीपी के लिए खोल दिए गए हैं। मसलन चर्च गेट विरार मुंबई उपनगरीय रेल कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर, स्टेशनों का रंग रोगन, लॉजिस्टिक पार्क और निजी टर्मिनल, बंदरगाह कनेक्टिविटी और कैप्टिव बिजली घर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सोननगर दानकुमी खंड, इंजन और रेल कोच कारखाने। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी माल ढुलाई के लिए खास गलियारों पर रेलवे की बड़ी उम्मीद टिकी है।
भारत सरकार का निर्णय था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि ये डेडिकेटेड है सिर्फ फ्रेट ट्रेन के लिए और इस पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। जब ये फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा तो सारी मालगाड़ियाँ इस पर चली जाएंगी। मतलब ये है कि उतने ही अपने संसाधनों में हम लोग कहीं 2 गुना 3 गुना वजन ढो सकेंगे। और जैसे हम लोगों का अभी प्रोजेक्शन है, हम लोग 1 बिलियन टन का ऑलरेडी लक्ष्य क्रॉस कर चुके हैं और सन 2020 तक हम लोगों को करीब डबल होना है। तो जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएंगे उसके बाद हम लोग जो है उस स्थिति में होंगे कि हम बहुत ज़्यादा एडिशनल ट्रैफिक भी यहाँ पे ढो सकेंगे। 3300 किलोमीटर लंबी पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर महत्वाकांक्षी योजना है जिन पर काम आगे बढ़ रहा है। ये गलियारा 9 राज्यों के 60 जिलों और 2500 गांवों से होकर गुजरेगा। 2017 से 2019 के बीच जब ये तैयार होगा तो उम्मीद है कि रेलवे का नक्शा ही बदल जाएगा। भारतीय रेल की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम आगे बढ़ रहा है। संसाधनों का संकट नहीं है, साथ ही साथ कई अन्य मसलों पर भी नीतिगत फैसले बहुत अच्छे तरीके से लिए गए हैं, लेकिन ऐसा अन्य परियोजनाओं के साथ नहीं है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आगे आपको दिखाएंगे कि रेलवे के सामने संसाधनों का कैसा संकट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एजेंडा 2014। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम बातचीत कर रहे हैं रेलों के निजीकरण के बारे में। रेलों ने उदारीकरण के बाद तमाम तरह के प्रयास किए, निजी उद्यमियों को प्रभावित करने के लिए नीतियों में तमाम बदलाव किए, लेकिन इसके बावजूद कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। ओन योर वैगन स्कीम जैसी कुछ योजनाएं जरूर रहीं जो आगे बढ़ीं, लेकिन अधिक निवेश नहीं आ सका। उदारीकरण के बाद रेलवे ने निजीकरण की कई कोशिशें की। 1992 में बोल्ट और ऑन योर वैगन स्कीम शुरू की गई तो उसमें सालाना 500 करोड़ रुपए निवेश की उम्मीद थी, लेकिन हासिल 40 करोड़ से भी कम हुआ। 2002 से 2010 तक महज 4428 करोड़ का ही निजी निवेश रेलवे में हुआ, जो उसके जैसे संगठन के लिए ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा नहीं। तो अब अपनी माली हालत सुधारने के लिए रेलवे ने भाड़ा प्राधिकरण बनाने और प्रीमियम ट्रेनें चलाने जैसी नई शुरुआत की है। साथ ही रेल डिब्बों और कोचिंग डिपो की मशीनी धुलाई और साफ सफाई के ठेके निजी क्षेत्र को दिए गए। पैसा जुटाने के दूसरे रास्तों पर भी सोचा गया। इतनी सारी जमीन है स्टेशन पे सरकार की, तो ये स्टेशन शायद हम प्राइवेट लोगों को दे दें कि भाई ये स्टेशन आप जरा मॉडर्नाइज करिए, तो जिससे आप धंधा बढ़ा सकते हैं, ट्रैफिक बढ़ेगा वहां पे और सब सुविधाएं बढ़ेगी। रेलवे स्टेशन पे डिपार्टमेंट स्टोर हो जाएंगे, फार्मेसी हो जाएगी वहां पे, छोटा डॉक्टर कभी बैठ जाएगा। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो करनी हो रेलवे में, तो स्टेशन एक सीधी समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं। मगर ऐसे सुझावों पर रेल कर्मियों के अपने ऐतराज हैं। सिक्योरिटी के जो क्षेत्र हैं, सेफ्टी के क्षेत्र हैं, अगर आपने वहाँ पर ये प्राइवेटाइजेशन का काम किया तो मैं समझता हूँ कि उससे रेलवे सुरक्षित नहीं चल सकती हैं। रेलवे एक सार्वजनिक परिवहन है। सार्वजनिक परिवहन दो तरीके से चल सकता है। एक तरीका तो ये है कि भारत सरकार उसका बोझ वहन करे। दूसरा तरीका ये है कि जो वाजिब दाम है वो जो दे सकता है उसे लेने का काम किया जाए। भारतीय रेल में पिछले 10 वर्षों में जो है वो किराया बढ़ाने के नाम पर राजनीतिक तौर पर जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि इच्छा शक्ति नहीं थी, उसके नाते रेलवे का बहुत नुकसान किया गया। 1,29,786 करोड़ रुपए भारतीय रेल के खजाने में आते। इस पैसे अगर रेलवे में आते तो हम रेलवे के प्रोजेक्ट भी नए एग्जीक्यूट कर सकते थे, रेलवे को सुरक्षित भी चला सकते थे। वैसे तो भारतीय रेल यात्री सुविधाओं पर सालाना 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करती है, लेकिन अधिकतर स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी दिखती है। आइए आपको हम ले चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे स्टेशन में जहां आज़ादी के बाद कभी कोई पुनर्निर्माण भी नहीं हुआ है। हकीकत यही है कि जब तक पैसा नहीं आएगा रेल यात्रा न तो सुरक्षित होगी न ही सुविधाजनक।
नियमों के मुताबिक हर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छत, मुसाफिरों के लिए बैठने के बेंच, शौचालय, बिजली के पंखे, वेटिंग रूम और वाटर कूलर होने चाहिए। लेकिन असली हाल क्या है, उसकी एक मिसाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के दोहरी घाट इंदारा मीटर लाइन खंड का ये स्टेशन है। 20,000 से ज्यादा आबादी वाले दोहरी घाट कस्बे तक दिन में 4 बार DMU चलती है। यहाँ स्टेशन बरसात में टपकता है, न सुरक्षा इंतजाम है न रोशनी। 1 दशक से यहाँ रेलवे मुलाजिम भी नहीं और स्टेशनों को ठेके पर देकर एजेंटों के भरोसे सौंप दिया गया है। उनको बिके टिकट पर कमीशन मिलता है। 70,000 की आबादी वाले घोसी के साथ अमिला, कोपागंज और इंदारा स्टेशनों की दशा भी ऐसी ही है। कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं अभी? कोई काम नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये कितने लोग हैं? बस मैं अकेले हूँ। यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे यहाँ जो है हैंडपम्प भी वही है, प्रदूषित है। और टॉयलेट नहीं है, यात्रियों को बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। और शाम को जैसे 8 बजे ट्रेन यहाँ पे आती है, 8 बजे बहुत अंधेरा रहता है और फिर से लाइट नहीं रहती है, यहाँ पे कोई बिजली का सुविधा नहीं है। परियोजनाएं कैसे लटकी पड़ी रहती हैं, ये जानना हो तो गोंडा बहराइच मीटर गेज लाइन को देखिए। 7 जून 2002 को तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन यहाँ रेल का इंतजार खत्म नहीं हुआ। बड़ी लाइन की मांग तो एक लगभग 50 सालों से चल रही है और लगभग इसको जो है 70-80 साल हो गए ये रेलवे लाइन कायम हुए, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं आया और विकास के सारे कार्य बहराइच से हमारे जुड़े हुए हैं और जो रेलवे लाइन न होने की वजह से बड़ी लाइन न होने की वजह से रुके पड़े हैं। अगर इसे लखनऊ से कनेक्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक बहराइच का विकास तो होगा ही होगा। रेलवे स्टेशनों और सवारी गाड़ियों में खान-पान सेवाएं काफ़ी आलोचना का शिकार रही हैं। हालांकि रेलवे ने इस दिशा में काफ़ी कोशिशें की हैं और निजी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित लोगों को भी इस काम में लगाया है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति में अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। कैटरिंग यानी खानपान सेवाओं के हाल का भुक्तभोगी तो हर मुसाफिर है। ये सेवाएं आज निजी क्षेत्र के हाथ में हैं। कई लंबी दूरी की गाड़ियों में तो कैटरिंग सेवा है ही नहीं। रेलवे की 212 जोड़ी गाड़ियां जो 1000 किलोमीटर से अधिक सफर करती हैं, उसमें मुसाफिरों को अपना खाना लेकर जाना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी जो वजह है कैटरिंग विभाग में फैला भ्रष्टाचार, और ये नीचे से लेके ऊपर तक कैटरिंग के जो बड़े ठेकेदार हैं, ये सब पूरा एक माफिया की तरह काम कर रहा है और पैसेंजर्स के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़ है कि पैसेंजर्स को अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा कि गंदे पानी में खाना बनता है, गंदे पानी में दाल बनती है, झुग्गी झोपड़ी में और दूसरी जगह गलत तरीके से जगह वो पूड़ियाँ सब्जियाँ जो रोटियाँ जो बनती हैं, क्योंकि बात तो की जा रही है दिखाने के लिए बेस किचन हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो बेस किचन वगैरह कुछ IRCTC ने तो बनाए हैं, लेकिन जो ठेकेदार हैं उनके दिखावे के लिए बेस किचन वगैरह हैं, वो काम दूसरी जगह से लेते हैं। कैटरिंग का काम रहा हो या सफाई का काम रहा हो, जब रेल कर्मचारी इसको करते थे तो आज के काम से बेहतर काम जो है उसमें मिलता था। और अभी तो ये हो रहा है कि सफाई का काम हो या कैटरिंग का काम हो, रेलवे में ठेके के काम में जो सबसे बड़ी स्थिति खराब ये हो रही है कि जो कर्मचारी वो यूटिलाइज करता है ठेकेदार, उस कर्मचारी का इतना शोषण है कि मैं समझता हूँ कि वो हर कानून के हिसाब से भी खिलाफ है। रेलवे इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो वहाँ पर कम से कम मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए, उसके काम के घंटे तो होने चाहिए। इनमें भी छोटे वेंडरों की हालत खराब हो रही है, जबकि रेलवे कैटरिंग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी होती जा रही हैं। स्टॉल चला रहा है या ट्रॉली चला रहा है तो वो खुद उसकी रोजी रोटी का वो माध्यम है, वो खुद उसको चला रहा है, खुद देख रहा है, और उसकी अधिकारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि बड़े जो कैटरर्स हैं वो अधिकारियों को मैनेज करते हैं। तो उसी प्रकार की सेवा छोटे लोगों से ये लोग चाहते हैं, इससे छोटे लोगों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। जैसे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कैटरिंग पॉलिसी 2010 में आएगी, छोटे ठेकेदारों का रिन्यूअल किया जाएगा। कहीं छोटी मोटी दिक्कत आई तो टाइम टू टाइम इन्होंने रिन्यूअल किए, लेकिन अभी तक रिन्यूअल किसी के किए नहीं गए। भारतीय रेल के लिए सुरक्षा और संरक्षा ये दोनों बहुत ही प्रमुख चुनौतियों में से एक रहा है। इसके लिए रेलवे ने वैसे तो व्यापक इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सुरक्षा की चिंताएं बरकरार हैं।
रेलवे की आरक्षण सेवाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन अनारक्षित श्रेणी के मुसाफिरों के लिए आज भी रेल में सफर करना आसान नहीं। 2002 से इंटरनेट आरक्षण शुरू होने के बाद मध्य वर्ग की दुश्वारियां तो कम हुई, लेकिन टिकट काउंटरों पर आम लोगों की भीड़ बढ़ती गई है। अनेक यात्री सुविधाएं निजी क्षेत्र के हवाले कर दी गई हैं। मसलन 1988 में बने दिल्ली के रेल यात्री निवास को पीपीपी के तहत 2008 में टाटा को सौंप दिया गया, मगर आज यहां मुसाफिरों को कमरा मिलना मुश्किल है। उधर रेलवे कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, इनमें से 1.5 लाख तो बेहद जरूरी संरक्षा श्रेणी के हैं। रेलवे सुरक्षा बल में ही करीब 19,000 जवानों के पद खाली हैं। रेलवे में एक जमाना था कि जब 2.5 लाख वैकेंसीज थी, हम लोगों ने बहुत शोर मचाया, मंत्री के लेवल पे शोर मचाया। अल्टीमेटली कुछ योजनाएं आई, 20% जो है वो एक सर्विसमैन भर्ती करने का काम हुआ। करीब 1.5 लाख पद जो है वो आरआरसी और आरआरबी के माध्यम से भरने का काम हुआ। लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में फिर वही 2,50,000 वैकेंसी खाली हो गई हैं। रेलवे को अपने रिक्रूटमेंट के सिस्टम को टोटली चेंज करना पड़ेगा। ये जो आज इनका रिक्रूटमेंट का सिस्टम है बहुत ख़राब है। ये किसी दिन रेलवे को लेकर के डूबने वाला है। इनको सबसे पहले तो अपनी क्वालिफिकेशन को जो काम है उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। तो मुसीबतों की मारी रेलवे किधर जाए? सबसे जरूरी है आधुनिकीकरण, जिसके लिए सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने कई सुझाव दिए। उसकी सिफारिशों में शामिल है रेलवे के ए और बी मार्गों पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, ऑन बोर्ड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जीएसएम आधारित मोबाइल ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, 9,000 से 12,000 हॉर्स पावर के बिजली इंजन, 5,500 हॉर्स पावर के डीजल इंजन, 160 से 200 किलोमीटर की रफ्तार पर चलने लायक एलएचबी कोच, 100 बड़े स्टेशनों का आधुनिकीकरण, रेलवे अनुसंधान तंत्र को मजबूत बनाना और पीपीपी से फायदा लेने लायक नीतियां और मॉडल बनना। अगर आपके पास इसके लिए पॉलिटिकल विल ना हो तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मिनिस्टर स्ट्रांग चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का पूरा सपोर्ट चाहिए, पार्टी का पूरा सपोर्ट चाहिए, फिर सब लाइन हो जाएगा। अगर मिनिस्टर वीक है, बोर्ड मेंबर विल भी वीक रहेगा। That's why it is all related to organization. मशहूर परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोदकर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने रेलवे में सुरक्षा के हाल पर विचार किया। तस्वीर चिंताजनक बताते हुए उसने 106 अहम सिफारिशें की। समिति की राय में सुरक्षा संबंधी ढांचा बेहतर बने, मैन पावर का उचित प्रबंधन हो, कलपुर्जों की कमी दूर हो, रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण हो, गाड़ियों में आग की रोकथाम हो। पित्रोदा समिति की सिफारिशों पर अमल के लिए 5,60,000 करोड़ और काकोदकर समिति के सुझावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की दरकार होगी। यानी बात फिर वहीं आ जाती है पैसे पर। इतना पैसा कहां से आएगा? और पैसा नहीं जुटा तो खराब ट्रैक, असुरक्षित डिब्बों और बरसों पुराने बने रेलवे पुलों के साथ रेलवे सुरक्षित और सुविधापूर्ण यात्रा का अपना दावा कैसे पूरा करेगी? कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भारतीय रेल को इस समय बहुत अधिक संसाधनों की दरकार है। सुरक्षा, संरक्षा और आधुनिकीकरण के साथ जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाएं, इन सबको पूरा करने के लिए उसे बहुत अधिक संसाधन चाहिए। और जाहिर है ये सारे संसाधन रेलवे आंतरिक संसाधनों से पूरा नहीं कर सकती। भारत सरकार को मदद करने के साथ ही साथ उसे बाहर के रास्तों की भी तलाश करनी होगी। पीपीपी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अकेला रास्ता नहीं। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। साथी नवविक्रम और भावना के साथ मैं अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।